नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न कोड विद वासु में। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। उसमें हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था वह सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन, सी प्लस प्लस कैसे डेवलप हुई, किस तरह की लैंग्वेज है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स। ये टॉपिक हमने उस पार्ट 1 में कन्वर्ट कर लिए थे। आपको अगर उस पार्ट 1 को देखना तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका आता है, थर्ड ऑप्शन कांस्टेंट। व्हाट आर कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होते हैं? तो नॉर्मली कांस्टेंट क्या होता है? विच नेवर चेंज देयर प्रोग्राम वैल्यू। जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे उसको कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स अगर किसी वेरिएबल के अंदर मैंने कहा 10 डाल दिया और पूरे प्रोग्राम में वो अपनी वैल्यू को चेंज ना कर पाए, वो उसमें वैल्यू 10 ही रहे, कोई और वैल्यू हम उसमें ना डाल पाएँ, तो उसको कहेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? विच नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। जैसे फॉर एग्जांपल पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो चेंज ना हो आगे, तो हम उसे एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। पाई इक्वल्स टू 3.14, तो पाई की वैल्यू जहाँ भी हम यूज़ करेंगे 3.14 ही आएगी। कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहते हैं। अब कांस्टेंट कई तरह के होते हैं। अलग कांस्टेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो कांस्टेंट होते हैं आपके, उसको देखते हैं। कांस्टेंट आपके 4 तरह के होते हैं: इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट फर्दर 3 तरह के होते हैं आपके: डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर द होल नंबर्स। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर्स होता है, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, यानी कि कोई दशमलव में वैल्यू नहीं होती। उस नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। यानी कंप्लीट नंबर जो होता है, 0 से लेकर 9 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। 100, 200, 131, 1041, एनी नंबर विच हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट, जिसमें कोई दशमलव में संख्या पार्ट नहीं होता, वो नंबर आपका इंटीजर कहलाता है। अब इंटीजर कांस्टेंट को हम फर्दर जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया: डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज कंपोज्ड ऑफ 0 to 9 डिजिट कॉम्बिनेशन। जो नंबर आपका 0 से लेके 9 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कब कहलाएगा वो? इफ ए नंबर इज कंपोज्ड ऑफ 0 to 9 डिजिट कॉम्बिनेशन विद बेस 10, उसका बेस 10 होना चाहिए और उसकी फर्स्ट डिजिट मस्ट नॉट बी 0। पहले डिजिट जो है 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर अगर वो 0 से लेकर 9 के कॉम्बिनेशन से बना है और उसका बेस 10 है और उसकी पहली डिजिट 0 नहीं है, तो वो नंबर आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। उस नंबर के बीच में कोई स्पेस, कॉमा या कोई भी नॉन डिजिट नंबर या कोई अल्फ़ाबेट या एनी अदर कैरेक्टर अलाउ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 100। तो 100 क्या है? बेस 10 है 100 का, तो क्या होगा? ये आपका पहले डिजिट 0 नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। 1981 ये सब क्या कहलाएंगे? आपके डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे 0 to 1 में क्या है? पहला डिजिट इसका 0 हो गया, तो ये आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। 01 ये भी आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर इसकी पहली डिजिट हम 0 यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट बन जाएगा। दूसरा होता है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। व्हाट आर ऑक्टल नंबर्स? ऑक्टल मीन्स जैसे नाम से पता लगता है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो ए नंबर विच इज कंपोज्ड ऑफ 0 to 7 डिजिट, जो नंबर 0 से लेकर 7 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो नंबर आपका ऑक्टल नंबर कहलाता है। विद बेस 8, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है। तो कोई भी नंबर जो 0 से लेकर 7 के कॉम्बिनेशन से बनेगा और जिसका बेस 8 है, वो नंबर आपका ऑक्टल नंबर कहलाएगा। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कब कहलाएगा वो? ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? जो नंबर 0 to 7 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका बेस 8 होता है और फर्स्ट डिजिट इज 0, जिसकी पहली डिजिट 0 होती है, वो नंबर आपका ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। इसमें भी नो स्पेस, नो कॉमा, नो डिजिट नंबर इज़ नॉट अलाउड। कोई भी अल्फ़ाबेट या अगर नंबर अलाउ नहीं होता, सिर्फ डिजिट अलाउ होती हैं। तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कौन से होंगे? जो 0 से लेकर 7 से बनेंगे, जिनका बेस 8 होगा और जिसकी पहली डिजिट 0 होगी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, 0100 बेस 8 कर देंगे तो ये आपका ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होगा। 01981, 01, ये सब तीनों नंबर आपके ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पहली डिजिट 0 है। ये नंबर आपका ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा 01981। क्यों? क्योंकि इसमें हमने 8 का यूज़ कर लिया है। तो 8 क्या है? नंबर जो होता है 0 से 7 के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये नंबर भी आपका ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। 21, इसमें पहले डिजिट 0 नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। 10 ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। 01981 मैंने यहाँ लिख दिया करेक्ट गलती से। तो 8 जो है 8 आया हुआ है, तो उसका मतलब ये आपका
ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। थर्ड होता है आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं? ये नंबर बने होते हैं 0 से लेके 15 डिजिट के कॉम्बिनेशन से, यानी कि 0 से लेके 15 डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो नंबर मिलकर बनता है वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है। उसमें 0 to 9 नंबर्स को डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 to 15 नंबर्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं A to F, यानी कि 10 को लिखेंगे A, 11 को B, 12 को C, ऐसे आगे F को 15 लिखते हैं। तो कोई भी नंबर जो नंबर कंपोज्ड ऑफ 0 to 15 डिजिट कॉम्बिनेशन विद 0 to 9 आर रिप्रेजेंट बाय डिजिट एंड 10 to 15 आर रिप्रेजेंट बाय कैरेक्टर A to F आर कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर विद बेस 16। इसका बेस 16 होता है। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कब कहलाएगा वो नंबर? इफ ए नंबर composed of 0 to 9 digit combination and 0 to 15 digit combination where 0 to 9 are digit and 10 to 15 are represented by A to F and base 16 and फर्स्ट 2 डिजिट आर 0x। तो जिस नंबर की पहली 2 डिजिट 0 और x होती हैं वो नंबर आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि इसमें भी नो स्पेस, नो कॉमा, नो डिजिट नंबर इज़ नॉट अलाउड, कोई भी अलाउ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 0x 100, 0x 19 AF, 0x 1A2। 0 और x होता है वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों में वो सही होता है। इनकरेक्ट क्या है? 21 10, इसमें पहले 2 डिजिट जो है आपकी 0 और x हमने नहीं लिखी हैं, तो ये आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से 3 तरह का हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है: डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट होता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। व्हाट आर कैरेक्टर कांस्टेंट? कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर क्या होता है। व्हाट इज कैरेक्टर? ए सिंगल डिजिट, ए सिंगल की। कीबोर्ड पर आपकी जितनी भी कीज होती हैं उस सिंगल की जो होती है दैट इज कॉल्ड ए कैरेक्टर। दैट कुड बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकती है। अल्फ़ाबेट हो सकती है, आपकी डिजिट हो सकती है, आपका कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। ऑल द कीज़, कीबोर्ड पर जितनी भी कीज़ हैं वो सारी कैरेक्टर कहलाती हैं। तो सिंगल की इज कॉल्ड ए कैरेक्टर, लाइक A, B, 1, 2 एनीथिंग। अब कैरेक्टर कांस्टेंट कब कहलाएगा? इफ ए कैरेक्टर इज एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। अगर किसी कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स होते हैं ये, सिंगल कोट्स में अगर हम एनक्लोज कर देंगे तो वो कहलाएगा हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने A को सिंगल कोट्स में कर दिया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। C को सिंगल कोट्स में कर दिया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। 5 को सिंगल कोट्स में कर दिया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। बैकस्लैश 0 को सिंगल कोट्स में कर दिया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर को अगर हम किसी भी सिंगल की को अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाती है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है एवरी कैरेक्टर कांस्टेंट हैज़ एन इंटीजर वैल्यू। जितने भी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं उन सबकी एक इंटीजर वैल्यू होती है। टोटल 255 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, तो सभी की एक इंटीजर वैल्यू होती है। वो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं अस्काई टेबल से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक टेबल होती है जिसमें हर कैरेक्टर को एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कराई गई है। तो उसको किसी भी कैरेक्टर कांस्टेंट की इंटीजर वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं उसकी अस्काई टेबल से कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे A to Z की वैल्यू होती है, कैपिटल A से कैपिटल Z तक की वैल्यू होती है 65 से लेकर 90 तक। कैपिटल A की 65, कैपिटल B की 66, कैपिटल C की 67, ऐसे लेकर Z तक की 90। स्मॉल A to Z की होती है आपकी 97 to 122। स्मॉल A की 97, स्मॉल B की आपकी 98 होगी, स्मॉल C की आपकी 99 होगी, ऐसे स्मॉल Z की आपकी 122 होगी। ऐसे डिजिट में 0 to 9 डिजिट के 0 to 9 डिजिट के अगर अस्काई वैल्यू निकालते हैं 0 1 2 3 की, तो वो होती है 48 से लेकर 57 तक। 0 की 48 होगी, 1 की 49 होगी, 2 की 50 होगी। तो जितनी जो भी जब भी हम कोई कैरेक्टर कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं तो कंपाइलर क्या होता है उसको आपके उसकी इंटीजर वैल्यू से उसको वो आइडेंटिफाई करता है। C++ जो है और C जो लैंग्वेज है आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जो होता है ए कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग अलग होते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करता है कंपाइलर जब कैपिटल ए कहीं पढ़ता है तो उसको पढ़ता है वो कैपिटल ए को 65, और कहीं स्मॉल ए लिखा होता है उसको पढ़ता है वो 97। तो इस वजह से दोनों की वैल्यू अलग हो गई, इसलिए वो कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं। इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है आपकी C++, और C लैंग्वेज भी आपकी केस सेंसिटिव होती है। तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन सबकी एक इंटीजर वैल्यू इसमें होती है जिससे वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट? स्ट्रिंग क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं एक साथ एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिख देता हूँ तो वो चीज़ एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिख देता हूँ तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग।
तो किस, जैसे फॉर एग्जांपल वासु, हमने एक VASU 2, इसमें 4 कैरेक्टर हैं, तो ये क्या कहलाएगी, एक स्ट्रिंग कहलाएगी। अब स्ट्रिंग तो है 123 भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी, कोई भी नंबर, कोई भी मोर देन 1 कैरेक्टर, मोर देन 1 की आर कॉल्ड ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होगा, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट कब होगी, इफ ए स्ट्रिंग इज एनक्लोज विद इन डबल कोट। जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, कैरेक्टर एनक्लोज होता है सिंगल कोट्स के अंदर, ऐसी स्ट्रिंग कांस्टेंट में स्ट्रिंग एनक्लोज होती है डबल कोट्स के अंदर। तो इस किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमने डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया तो वो आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाती है। इफ ए स्ट्रिंग इज एनक्लोज विद इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल वासु हमने डबल कोट्स में कर दिया, 123 डबल कोट्स में कर दिया, ए इसको डबल कोट्स में कर दिया, तो ये भी आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। अब स्ट्रिंग स्टोर कैसे होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर कैसे होता है, तो एवरी स्ट्रिंग स्टोर्स इन मेमोरी इज टेकन 1 बाइट। तो एक कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट लेता है। तो जैसे मैंने वासु लिखा, तो वासु में 4 कैरेक्टर हैं, तो ये 4 बाइट लेगा। लेकिन कंपाइलर को ये कैसे पता लगेगा कि यू के बाद स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है, तो जहाँ भी स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है वहाँ पर कंपाइलर क्या करता है, एक नल वैल्यू डाल देता है, जिसे कहते हैं \0 टर्मिनेशन कैरेक्टर। उससे पता लगता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो जो भी कंपाइलर होता है, जो भी स्ट्रिंग होती है, वो आपकी हमेशा 1 बाइट एक्स्ट्रा लेती है। मान लीजिए ये वासु है, इसमें 4 कैरेक्टर हैं, इसको 4 बाइट लेना चाहिए, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए 5 बाइट लेगा, क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉक में ये \0 डाल देगा। अगर हमारा साइज 4 ही है, तो अगर उसमें के अंदर हम वासु डालेंगे तो उसमें VAS स्टोर होगा, यू की जगह पर \0 हो जाएगा, क्योंकि साइज़ 4 है। तो अगर हमने वासु को पूरा स्टोर करना है तो कैरेक्टर का साइज़ जो होगा, जो स्ट्रिंग का साइज़ होगा, वो 5 लेना पड़ेगा। तो एवरी स्ट्रिंग टेक्स 1 कैरेक्टर मोर। एक कैरेक्टर जो होती है साइज में ज़्यादा लेती है स्ट्रिंग स्टोर होने में। तो एवरी स्ट्रिंग स्टोर्स इन मेमोरी इज टेकन 1 बाइट एक्स्ट्रा टू स्टोर द टर्मिनेशन कैरेक्टर और नल वैल्यू। सो एवरी स्ट्रिंग साइज इज 1 बाइट मोर टू इट्स एक्चुअल साइज। तो इसका साइज 4 है, तो बेसिकली इसका साइज 5 होगा, तभी ये स्टोर हो पाएगी। इसका 3 है तो ये 4 बाइट लेगा, इसका 1 है तो ये 2 बाइट लेगा। फॉर एग्जाम्पल VASU किस तरह से स्टोर होता है, एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, VASU स्टोर हुआ, 5वीं बाइट पे \0 डाल दिया, जैसे कहते हैं टर्मिनेशन कैरेक्टर। टेल्स द कंपाइलर द स्ट्रिंग टर्मिनेट्स हियर। ये जो \0 टर्मिनेशन कैरेक्टर होता है, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। कंपाइलर इससे आइडेंटिफाई करता है, जहाँ भी ये \0 पड़ा होगा समझेगा आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है, वहाँ पर वो खत्म कर देगा उस चीज़ को। तो प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन A एंड A। तो A जो है ये सिंगल कोट्स में, यहाँ पर एक सिंगल कोट्स रह गया है, एक सिंगल कोट्स में, एंड A डबल कोट्स में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको 3 डिफरेंस बताने हैं इसके अंदर, इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं इन दोनों के अंदर। तो जो भी डिफरेंस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं पता लगते हैं तो मेरे से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मेरे पे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि इन दोनों में क्या 3 डिफरेंस हैं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इन तीनों को, दोनों को अलग अलग। 3 डिफरेंसेस में बताने हैं आपको। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन A एंड A। ऊपर वाले टॉपिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर कौन से होते हैं नंबर, इंटीजर नंबर होते हैं विच हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट। जिस नंबर के अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता वो नंबर आपका इंटीजर नंबर कहलाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो होते हैं जिस नंबर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट यानी दशमलव वाली वैल्यू होती है, वो नंबर आपका फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर कहलाता है। इसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। तो नंबर विच हैव फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड फ्लोटिंग नंबर और रियल नंबर। तो कोई भी नंबर इसमें 2.5, 3.6, 2.1, 2, 3, तो ये सब नंबर क्या कहलाएंगे आपके फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट कहलाते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कब कहलाएगा वो, इफ ए फ्लोटिंग और रियल नंबर हैज़ ए डिजिट बिफोर डेसिमल इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। मीन्स किसी भी फ्लोटिंग नंबर में दशमलव से पहले कोई ना कोई संख्या जरूर होनी चाहिए, कोई नंबर जरूर होना चाहिए, कोई डिजिट जरूर होनी चाहिए। अगर डेसिमल से पहले, दशमलव से पहले कोई डिजिट लिखी हुई है तो वो नंबर आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 0.25 अगर हम लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने लिखा 0.25 अगर हम लिखेंगे और एक जगह हम लिखते हैं 0.25, तो बोथ आर इक्वल। अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, ये चीज़ कहलाएगी दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो हैं, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है और ये फ्लोटिंग पॉइंट ओनली नंबर है। वैल्यू के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेसिमल से पहले कोई ना कोई वैल्यू हमारी होनी चाहिए, चाहे वो 0 ही सही।
हो, तो ये नंबर आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये आपका सिर्फ फ्लोटिंग नंबर है। तो तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन से होते हैं? इफ ए फ्लोट नंबर हैव फ्रैक्शनल पार्ट एंड हैज़ अ डिजिट बिफोर डेसिमल इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 3.0, 0.25, 1.3 इंटू 10⁻⁻30, ये सब क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, क्योंकि इनमें पॉइंट एक तो डेसिमल पार्ट है नंबर के अंदर और डेसिमल से पहले कोई ना कोई डिजिट है। अब कोई भी फ्लोटिंग नंबर होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 1.2 इंटू 10⁻⁻30 है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? जैसे आप कैलकुलेटर में देखते हैं कोई बड़ी हुई कैलकुलेशन होती है तो ई की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और साइंटिफिक फॉर्म। तो इसमें पार्ट क्या क्या कहलाते हैं? 1.2 है, मल्टीप्लाई से पहले जो नंबर है उसको कहते हैं मैंटिसा, जो 10 जो है बेस जो है उसको कहते हैं रेडिक्स, और जो पावर है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो इनको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें लिखना हो कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, तो उसको कैसे लिखते हैं? 1.2 मल्टीप्लाई को लिख देते हैं ई -30, पावर -30 है, या कैपिटल ई भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल ई भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो उसे हम ई की फॉर्म में लिखते हैं। कैपिटल ई भी लिख सकते हैं हम और स्मॉल ई भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा कि हमने जो है हमारे 4 तरह के कांस्टेंट होते हैं: इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट फर्दर आपके 3 तरह के होते हैं: डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट जो होते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी हेल्प करते हैं, आगे आके यूज़ होते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी पढ़ें, C++ पढ़ें, PHP पढ़ें, जावा पढ़ें, पाइथन पढ़ें, कोई भी लैंग्वेज आप .NET पढ़ें, C# पढ़ें, कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सभी लैंग्वेज में कॉमन होते हैं। माइनर सा डिफरेंस होता है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल उठाकर देखेंगे तो ये चीज़ें सभी में कॉमन होगी। अगर आप किसी एक लैंग्वेज में सीख लेते हैं तो आपको आगे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं कि वो सेम ही होते हैं सभी जगह। तो ये कांस्टेंट होते हैं। ये सेकंड पार्ट था C++ ट्यूटोरियल का फॉर बिगिनर्स के लिए। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जाती है तो इतनी देर तक सभी देख नहीं पाते, तो उसको मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इस तरह की वीडियो के लिए। और किसी और टॉपिक पे लैंग्वेज में किसी या कंप्यूटर में किसी लैंग्वेज में आपको या टेक्नोलॉजी पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसमें वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और कोई इशू हो, कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम या कोई लाइव प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग करनी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल हेल्प यू। सो थैंक यू वेरी मच।